दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट आपके पास है, दुनिया के सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स आपके पास है जिसके ऊपर ये पूरे धंधे चलते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, मेटा एक्सेट्रा। आपके पास अपना एक कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं हो सकता? और ये कोई बहुत हाईली टेक्निकल प्लेटफॉर्म तो है नहीं जिसे कोई बना नहीं सकता। एक बार बन गए तो बन गए, और ऐसा नहीं, कोशिशें हुई हैं बीच में, कुछ प्लेटफॉर्म्स आए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं, क्योंकि एक ओपन मार्केट स्पेस है, लोगों की एक आदत पड़ चुकी है, उन्होंने उन पे शिफ्ट नहीं किया। हालांकि एक अपने आप में अलग बहस होगी, किसी दिन करेंगे, कि क्यों ना, अगर आपके पास इतना बड़ा मार्केट है, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, इतना कंटेंट है, तो आपके अपने प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं है? और ये कोई बहुत टेक्निकली टिपिकल चीजें नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं जी हर्ष? नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसमें विपिन जी, सिक्योरिटी और नैरेटिव का भी इशू है ना। कोई भी सरकार क्या इतने, मैं इसका लाभार्थी हूं, मैं ये ठीक है, मुझे यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन क्या यूट्यूब, क्या मेटा, क्या एक्स, इंस्टा, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म दूसरे हैं। हमारा अपना कंटेंट हो सकता है, लेकिन वो कौन सा कंटेंट पुश कर रहे हैं, किस तरह का नैरेटिव भारत में कर रहे हैं। और मैं तो इसका एकदम बिना किसी हिब्बट के पक्षधर हूं कि आपको 16 साल तक के बच्चों के लिए भारत में तय ही करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का क्या होगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना अलग चीज है और सोशल मीडिया का उपयोग करना अलग चीज है। कई बार लोग ये भी मिक्स करते हैं, जब एआई हम पढ़ा रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया का यूज क्यों करें। मुझे लगता है सरकार को कई मसलों पर, जिसको कहते हैं ना, इसका दायरा बहुत बड़ा है और उस पर कोई कॉन्क्रीट, ये अच्छा है जो अश्विनी वैष्णव जी ने अभी कहा, ये बहुत अच्छा है, ये लागू होना चाहिए लेटर इन स्पिरिट में, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी ये पूरी नहीं हो रही है। और चूंकि विराग जी ने ध्यान दिला, मैं उसके आगे का बता रहा हूं। जब अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री थे, बाकायदा इस पर हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने भी जो इसके डिजिटल क्रिएटर हैं उनसे बातचीत की थी, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। यानी कंपनियों को जवाबदेह नहीं बनाया जा सका, हमारे नियम कानून हो सके। बिल्कुल एग्री। और देखिए हर्ष जी, आज इत्तेफाक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कि आज आपने जिक्र किया 16 साल के बच्चों, उनके लिए सोशल मीडिया, 6 बजे हमने वही कार्यक्रम किया। अभी टेस्टिमनी चल रही है वहां पे अमेरिका में, मार्क जकरबर्ग की जो सारी कहानी आप लोगों को पता ही है, उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो ऐतिहासिक मुकदमा कह लीजिए जिसपे और 1600 मुकदमे की नींव रखी हुई है। तो वो सब कुछ भी आज हमने किया और वो भी इसी पूरे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। लेकिन अभी थोड़ी सी, क्योंकि एक फोकस बातचीत है यहाँ पर, बट हाँ, आपके इस बात से एग्री हूं, क्योंकि ये रेवेन्यू शेयरिंग और वो सारी बातें इसी बात से भी जुड़ी है कि क्या भारत के अपने प्लेटफॉर्म होते तो भारत का डेटा, जिस डेटा की हम बात करते हैं, अब तो डेटा से बात बहुत आगे निकल गई। पहले ये थी चिंता, हमारा डेटा ले जाएंगे, डेटा ले जाएंगे, अब तो हमें ही ले जा रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं, और वो वायरल चीजें और उससे तमाम तरह की प्रॉब्लम्स और ये सब, तो वो एक अलग विषय, उस पर भी। लेकिन एक रेवेन्यू शेयरिंग वाला, आशुतोष जी, अब जैसे 21,000 करोड़ का एक डेटा दिया अभी हर्ष जी ने, अब ये भी इसमें थोड़ा बाइफरकेट करना होगा कि ये कंसंट्रेशन कितना है। इस 21,000 करोड़ में से अगर कितने लोग होंगे, शायद टॉप के 1,000 यूट्यूबर जिनको कम से कम 80% पैसा चला गया होगा, बाकी बहुत छोटा छोटा पैसा बटा होगा, वो कंसंट्रेशन भी इकोनॉमी पड़ेगा कि एक्चुअल में हमको कितना पैसा किस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मिल रहा है। हमें लग रहा है कि ये हमारे को एक डिजिटल इकोनॉमी या क्रिएटर्स इकोनॉमी बन गई है, लेकिन क्या वो उस लेवल पे जाके सबको रोजगार या पैसा दे पा रही है, वो एक अलग बात। लेकिन अब अगर इस सिस्टम को आपको अपने देश में लागू करना है, इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है, जहां पर डिजिटल, और इस पे देखिए ऑस्ट्रेलिया ने जो शुरुआत की थी 2021 में, और इनफैक्ट शायद 2024-25 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो एक और लॉ ले आए। उनका कहना है कि अच्छा, पहले तो उन्होंने कहा कि आप आपस में तय कर लीजिए, और समझौते हो गए कंपनियों के बीच में। मेटा ने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलग समझौता किया, दूसरे के साथ अलग किया। उन्होंने कहा जो नहीं करेगा उस पर मैं टैक्स लगाऊंगा, और टैक्स कितना होगा वो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। तो कंपनियां वापस लाइन पे आ गई। क्या हमें भी इस लाइन पर अब चल देना चाहिए? नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, हमें तो चलना ही चाहिए। देखिए, जो अभी रेवेन्यू शेयरिंग की बात हो रही है, अभी क्या हो रहा है, सिर्फ अगर मैं आपको सिर्फ क्या कहते हैं इसका, यूट्यूब का अगर उदाहरण आपके सामने रखूं, तो यूट्यूब क्या करता है, आपके जितने व्यूज होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आपको वो दे देते हैं रेवेन्यू, और आप उससे बड़ा खुश हो जाते हैं। ठीक है, सवाल यहां पे क्या है, और फिर वो उसकी मनमर्जी है, कभी वो आपको कम देता है, कभी ज्यादा देता है, और क्या कोई भी अपनी पॉलिसी किसी भी समय अचानक चेंज कर देता है। तो आज से 4 साल पहले जिस तरीके से लोगों को गूगल से पेमेंट मिल रहा था, आज उसमें कमी आ गई है, क्योंकि उन्होंने अपना शेयर काफी बढ़ा दिया, जो कंटेंट का उसका शेयर कम कर दिया है।
इसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल इस बात को लेकर ये है कि एक फिक्स पॉलिसी होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी सबको पता होना चाहिए कि आप अगर इतना कंटेंट क्रिएट करेंगे, उससे आपको इतनी रेवेन्यू अर्न हो रही है, तो फिर उसका इतना % हमें कंटेंट क्रिएटर को देना होगा, कम व्हाट में, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा, जो ये बात हो रही है कि ये आते हैं और ये टैक्स नहीं देते, मुझे लगता है वो बिल्कुल अलग तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो हमारा टैक्सेशन का सिस्टम है, उस टैक्सेशन के सिस्टम के हिसाब से उनसे पैसे लिए जाने चाहिए। जैसे अगर हिंदुस्तान की कोई कंपनी अगर जिस तरीके से उस टैक्स नेट में आके अगर पैसे देती है या टैक्स देती है, तो इनको भी उसी के हिसाब से देना चाहिए। दोनों चीजों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं, जो आज आपके विषय है, वो ये कि कंटेंट क्रिएटर हम हैं, हम कंटेंट लगातार क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उससे कई ज्यादा गुना ये कंपनीज विज्ञापन के माध्यम से क्रिएट कर रही हैं या उसको अर्न कर रही हैं। तो उसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने डिजिटल पे इतने लाख व्यूज हमारे पास आ गए तो आपने हमको इतना लमसम अमाउंट हमको दे दिया, वो उससे काम नहीं, उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आप कितना क्रिएट कर रहे हैं, इस तरीके से अगर आप ट्विटर पर भी देखें तो ट्विटर पे भी वहां पे जब से एलन मस्क आए तब से वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो लोगों के अकाउंट में डालते हैं, उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कभी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, कभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते, और किस फॉर्मूले के तहत आते हैं ये भी आपको पता नहीं है। तो टोटल ट्रांसपेरेंसी का इसमें अभाव है और वो अपनी मोनोपोली का पूरा फायदा उठाते हैं। मैं एक चीज में मैं कम से कम हर्षवर्धन जी की राय से सहमत हूं कि हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर का सुपर पावर है आज की तारीख में, लिहाजा हमको भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने चाहिए। लेकिन उसमें मुझे एक भिन्नता इस बात को लेकर यह है कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के किसी भी सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। वो अगर कोई हिंदुस्तान की अपनी कोई कंपनी अगर क्रिएट करना चाहे तो कर सकती है और उसको करना भी चाहिए, और अगर करेगी तो बेहतर ही होगा। मैं ये मानता हूं कि जो ये फॉरेन कंपनीज हैं, इनके अपने नैरेटिव्स होते हैं, अपने नैरेटिव्स उसी तरीके से पुश करते हैं। लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कम से कम ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इसकी वजह से डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हुआ किसी भी भाषा का आदमी अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकता है और कर सकता है। हालांकि उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन कम से कम ये डेमोक्रेटाइजेशन हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, और मुझे लगता है इससे हमारी डेमोक्रेसी थोड़ी एनरिच होगी। तो उसमें सरकार अगर किसी तरीके का, सरकार सिर्फ उसके लिए एक रेगुलेटर का काम करे, वो ये तय कर दे कि भाई ये आप कंपनी है, हमारे कंटेंट क्रिएटर है, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, और उसमें अगर मान लीजिए वो फॉल्ट करता है तो फिर उसको किस तरीके का पनिशमेंट या पेनल एक्शन होना चाहिए। ठीक है, आशुतोष जी कह रहे हैं डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, हालांकि उन्होंने एक वर्ड उसके आगे लगाया कि एक हद तक का, और वो एक हद तक का ही है। पवन दुग्गल साहब, डेमोक्रेटाइजेशन ठीक है, ऐसे हमें लगता है कि सबको अपनी बात रखने की यहाँ पर आज़ादी है, हर कोई अपना चैनल क्रिएट कर सकता है, हर कोई अपना एक चैनल बना सकता है या पेज बना सकता है। लेकिन जब वो पीछे की एल्गोरिदम है जिसके हाथ में ये पूरी चीज है कि वो कौन से पेज को आगे बढ़ाएगी, वो कौन सी बात को आगे ले जाएगी, और अगेन जिस तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग का कोई डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं है, ये एल्गो कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, किस अंदाज में काम करती है, हमें नहीं पता है। तो क्या सच में हम माने कि इसने जो डेमोक्रेटाइजेशन हमें फील होता है वो दिया भी है, या वो सब कुछ अपने फायदे के हिसाब से, जो एल्गो आज रात को ऐसी थी वो कल सुबह उठ के अलग होती है? देखिए, कहीं ना कहीं मिथ्या सामने जरूर नजर आती है। कारण ये है कि साहब आपको तो ये ब्लैक बॉक्स फिनोमिनन जैसा बिहेव कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे साहब मेरा एल्गोरिदम क्या है, मेरा कैलकुलेशन मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको कब मोनेटाइजेशन के क्या पहलू के साथ अवगत कराऊंगा, क्या नहीं कराऊंगा। तो आप तो उनकी मर्जी पर आ गए हैं। और विडंबना की बात यह है कि कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि उनकी मार्केट मोनोपोली है इसलिए वो इस तरह की मनमानी कर सकते हैं, और क्योंकि कानून चुप्पी साधे हुए हैं तो वो उनके लिए और बेहतर बात है। बल्कि आप देख लीजिए कि आईटी रूल्स 2011 में देख लें, आईटी रूल्स 2021 में देख लें, आईटी डायरेक्शन 2022 में देख लें, इन तमाम सारे पहलुओं पर लेकर पूरे रूल्स चुप्पी साधे हुए हैं। आई थिंक इट्स टाइम कि हम सबको क्लैरिटी लेकर आए कि साहब जब आप कर रहे हैं तो ये आपको एक तो ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। आज हम एआई की बात करते हैं, हम कहते हैं एआई को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। सिमिलरली आप भी जब साइबर में ये प्रकरण कर रहे हैं तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेबल भी होना पड़ेगा। ये अधिकार है कंटेंट क्रिएटर्स का, लेकिन वो अधिकार तभी आगे बढ़ पाएगा
जब हम कंटेंट क्रिएटर्स के अधिकारों को कानून के अंदर इंगित करेंगे और उसके बाद कानून का डंडा जो है वो इंश्योर करेगा कि इन अधिकारों का सम्मान हो या उनका रिस्पेक्ट किया जाए।